जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। तो जो कि हम संस्कृत या आईएएस की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं आपके आर ओ और जो यूपी पीसीएस है RO ARO है आपका दोस्तों, और उत्तराखंड पीसीएस है यानी कि उत्तराखंड हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इन सब के लिए जो हम टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं उसकी सीरीज में ये आपका साइंस यानी कि जो जनरल साइंस का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट है ये पूरा। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसमें से, तो आप पूरे वीडियो के साथ पूरे टेस्ट के साथ बने रहेगा, देखते रहेगा। और एक वही रिक्वेस्ट है जो हमेशा करते आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं भी करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, एज योर विश, बाकी का कर दीजिएगा तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साइंस का है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी साइंस आप अटैम्प्ट करें तो इंग्लिश का ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को थोड़ा सा पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि इंग्लिश में कई बार क्वेश्चन ऐसा है इजी गोइंग अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सूची 1 को 2 से मिलाना है। न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और पाई मैसोन की खोज, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा सही है दोस्तों। जैसा कि बता दें तो न्यूट्रॉन की खोज जो ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, 1932 में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, यानी कि ए पे 4 हो गया। तो उस हिसाब से देखें तो ए इज़ द राइट आंसर हो गया, क्योंकि और किसी में है नहीं, ए इज़ द राइट आंसर। बट और भी देखते हैं। उसी के बाद प्रोटॉन की खोज दोस्तों की थी किसने की? प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिकी में ये पहचाना और उन्होंने इसका नाम दिया प्रोटॉन, कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में एक या अधिक प्रोटॉन मौजूद होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर जाना, कैथोड किरणों पर उन्होंने एक प्रयोग किया, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। और पाई मैसोन की खोज दोस्तों किसने की? जापान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था युकावा हिदेकी। उन्हीं के द्वारा 1935 में एक सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी के अनुसार मैसान के अस्तित्व की पुष्टि की गई। बट बाद में 1947 में जिनका नाम था, भौतिक वैज्ञानिक थे अंग्रेज, जिनका नाम था सेंसिल फ्रैंक पॉवेल, उन्होंने पाई मैसान की खोज की दोस्तों। ठीक है, तो 4 1 2 3, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और पाई मैसन की खोज सेंसिल फ्रैंक पॉवेल ने की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। उत्प्रेरक जो होते हैं, जो बोलते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में गति को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो उत्प्रेरक पदार्थ हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में गति को प्रभावित करते हैं। बात बिल्कुल सही है। ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बात सही है दोस्तों। और ए और आर एक्सप्लेनेशन कर रहा है दूसरे को, तो सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। जो कैटलिस्ट होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों, वो ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु अभिक्रिया की गति है उसको क्या करते हैं? वो इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित पर विचार करना आपको। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। कोयले की दहन की प्रक्रिया यानी कि बर्निंग ऑफ कोयल, और पानी को जमकर बर्फ बनाने की प्रक्रिया यानी कि पानी का जमना बर्फ बनने की प्रक्रिया। ये कह रहे हैं इनमें से कौन केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पानी का जमकर बर्फ में बदलना, क्या यह एक रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों? नहीं, क्योंकि पानी को बर्फ में जमाना एक फिजिकल भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? फिजिकल भौतिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, तो 3 गलत हो गया। पौधे द्वारा फोटोसिंथेसिस ये ऑब्वियस केमिकल है, और कोयले की दहन की प्रक्रिया जो बर्निंग ऑफ कोयल ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन। 1 और 2, तीसरा नहीं है, क्योंकि एक से रासायनिक क्रिया का मतलब है दोस्तों जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक जो परिवर्तन है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कोयले का दहन, इवन फलों का पकना, जो फल पकते हैं वो भी एक रासायनिक क्रिया है। अंगूरों का किण्वन, जो उसका फर्मेंटेशन होता है ग्रेप्स का, वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका
4, निम्नलिखित में से कौन सा फल टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता, यानी इनमें से जो फल हैं उनमें टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता है दोस्तों। देखो यार दोस्तों, ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, इनमें से किसमें टार्टरिक अम्ल नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है दोस्तों? आंवले में होता है क्या? पालक में नहीं। देखो आंवले में होता है विटामिन सी, इसमें होता है, पालक में होता है आयरन। तो 1 और 3 ऐसे हैं जिनमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी कि केवल 1 और 3, जबकि अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है उसकी प्रकृति होती है पोटेशियम की, पोटेशियम नमक के एसिड के रूप में होती है। यह अंगूर में, इमली में, ठीक है, कच्चे आम में भी होता है टार्टरिक अम्ल दोस्तों, ठीक है। ये एसिड 4 प्रकार के होते हैं, ये बाद में देखेंगे किसके होते हैं, ठीक। अब अम्ल के प्रकार की बात करें तो मैं बता देता हूँ। देखो ये आता हुआ क्वेश्चन है, हर बार आता है, रिपीट होता है। एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, ठीक है। नींबू के जो संतरा है, नींबू है, उसमें साइट्रिक, दही में लैक्टिक। पालक में होता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका सही है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। जो भौतिक परिवर्तन की ये डेफिनेशन है, इन ए फिजिकल चेंज मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। दही से मक्खन निकालना एक भौतिक परिवर्तन है। तो पूछना है कि इनमें से सही उत्तर चयन करना है आपको कि कौन सा सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दोनों ही आंसर सही है कि भौतिक जो परिवर्तन है उसके द्वारा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे पानी का बर्फ में जम जाना एक भौतिक परिवर्तन है, जैसे दही से मक्खन निकलना एक भौतिक परिवर्तन है। उसकी रासायनिक संरचना में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? ये कह रहे हैं फल हैं और उनके खाने योग्य भाग हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फल और खाने वाला भाग। देखो सेब किस में से आता है? सेब दोस्तों पुष्पासन, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, ठीक। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, ठीक है। काजू का क्या खाया जाता है? बीज पत्र, काजू का बीज पत्र खाया जाता है। और सिंगाड़ा का भी बीज पत्र खाया जाता है, ठीक है। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, जैसे मैं बताया। तो इनमें दोस्तों आम का खाया जाता है मध्य फल बत्ती। तो सी इसमें गलत हो गया, सी इज द गलत। जो मध्य फल बत्ती है वो आम में खाया जाता है, आम का मध्य फल बत्ती खाया जाता है, आम का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आपको इन एक सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना, मैचिंग के लिए। क्या है? देखो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैच करिए, बी इज द राइट आंसर हो गया वैसे, क्योंकि एक ही है बी, ए पर 3, फिर मिलाते हैं। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीला होता है कॉपर सल्फेट। 3, 4, 2, 1 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। मानव गुर्दा यानी कि किडनी में पाई जाने वाली पथरी किस अम्ल को एकत्रित होने के कारण होती है? यानी कि उसमें एक ऐसा अम्ल कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण किडनी में पथरी, स्टोन पाया जाता है, स्टोन बन जाता है दोस्तों। बताइए, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन हो जाती है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने से किडनी में पथरी जैसी समस्या हो जाती है, वो होता है ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत एक्सप्लेन करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन। देखो मीथेन जो है दोस्तों किस में काम आता है? मोटर के टायर बनाने में, एथिलीन कच्चे फलों के पकाने में, एथिलीन किसमें? कच्चे फलों के पकाने में। फॉर्मामेंट आता है गले की दवा के रूप में, और ग्लिसरॉल आता है श्रृंगार सामग्री बनाने के रूप में। तो सी इज द राइट आंसर, 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट भी बहुत होते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला केमिकल है? एक ये होता है आपका दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट, बी इज द राइट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट को हम कहते हैं क्या? हाइपो। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपो। एक रंगीन क्रिस्टलीय तत्व है
जो कि क्या होता है फोटोग्राफी में एक एंटी ग्लोर के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, फोटोग्राफी में और भी उपयोग हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड होता है एक, ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, ये सब भी क्या है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, अक्रिय गैस के संदर्भ में है। अक्रिय गैस आवर्ती श्रेणी में शून्य वर्ग के रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। आवर्त श्रेणी में शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। रेडान जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली एक प्रमुख अक्रिय गैस है। ये कह रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए ए सही है, बी गलत है। ठीक है, रेडान एक अक्रिय गैस है कि नहीं, तो रेडान वायुमंडल में तो पाई जाती है कि नहीं। देखो अक्रिय गैसें वो होती हैं दोस्तों जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, सदा मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री कंडीशन में पाई जाती हैं, उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान। तो रेडान वायुमंडल में पाई जाने वाली खुली गैस है। देखो रेडान गैस प्राकृतिक रूप से तब बनती है जब रेडियोधर्मी यानी कि जो रेडियो, थोरियम, यूरेनियम चट्टानों, मिट्टी या भूजल में टूट जाते हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, ये वायुमंडल में वाष्पित हो जाती है। ये मुख्यतः वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये इवोपरेट होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है, डायरेक्टली वायुमंडल में नहीं पाई जाती, इसलिए गलत है। रेडान एक अक्रिय गैस तो जरूर है, ठीक है, और ए वाला सही है आपका, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए उत्तर के बारे में असर्शन और कारण। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट इज एसिडिक। ठीक, जल में हाइड्रोनियम आयनों के बनने से जलीय घोल में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। दोनों सही है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होते हैं। जो साबुन है कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये करें कौन सा सही है दोस्तों, देखो डी इज द राइट आंसर, ए सत्य है, आर असत्य दोस्तों, सो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराख दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर हुआ था। उसे कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, देखिए दोस्तों ए आंसर सही है, सॉरी ए नहीं, सी इज द राइट आंसर, नहीं एक सही है केवल, दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर नहीं हुआ था। ओजोन में होल दोस्तों कहाँ हुआ था, ओजोन में होल जो है उत्तरी गोलार्ध के ऊपर हुआ था, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने की प्रक्रियाएं निम्न टेम्परेचर -80 डिग्री के आसपास हुई थी, 80 डिग्री सी। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, उत्तरी गोलार्ध में। ओजोन वायुमंडल में ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से ओजोन उत्पन्न होती है, और ये समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के सांद्रण में पाई जाती है। और ओजोन जो है चांदी की परत को काला कर देती है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन के संदर्भ में है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से भरी गैस है। ठीक, यह ठंडा करने पर यह काले रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। यह गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। इसकी जो प्रकृति है अनुचुंबकीय होती है, अनुचुंबकीय होता है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन के संदर्भ में कौन सा सही है दोस्तों, देखो ऑक्सीजन एक रंगीन गंधहीन वायु से भरी गैस है, क्योंकि सर्वप्रथम स्वीडन का एक वैज्ञानिक थे जैसे सीडे 1772 में इसकी खोज की उन्होंने, स्वीडन के वैज्ञानिक सीडे ने। ठीक है, ठंडा करने पर नीले रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, काले में नहीं, नीले में, ब्लू तो दूसरा गलत हो गया, ये नहीं, ये हो सकता है, ये गलत। यह गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलाने में सहायक है, बात सही है। तो 1, 3, 4 सही हो गए दोस्तों, इसकी जो पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। इसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। ये होता है भैया आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ का सोना कहते हैं। और जो ऑरिक क्लोराइड है, इनको भी समझ लो। ऑरिक क्लोराइड दोस्तों जब सांप काट ले जाता है ना, तो एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजनिंग, यानी सांप के काटने पे एज ए एंटीडोट वो ऑरिक क्लोराइड का दिया जाता है। ठीक, वहीं रॉड गोल्ड की बात करें दोस्तों, तो रॉड गोल्ड जो है आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, कृत्रिम रूप का सोना है। इसमें 90% कॉपर और 10% क्या होता है इसमें, एल्युमिनियम का मिश्रण। वहीं क्यूप्रिट सल्फेट दोस्तों, क्यूप्रिट सल्फेट को नीला थोता या नीला कसीस के नाम से जाना जाता है।
ये तांबा, क्यूप्रिक सल्फेट तांबे का यानी कि कॉपर का सबसे प्रमुख यौगिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। यह है पारा। सोना चांदी और तांबा प्रकृति में ठोस अवस्था में, जबकि पारा द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। और ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। क्या है, पारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है। शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है। ठीक है। दूसरा है, इस रोग से मानव के मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। सही उत्तर का चयन बताता है। देखो, शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ने से, कमी से नहीं, मात्रा बढ़ने से, अगर तांबे की मात्रा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो आपको विल्सन रोग होगा। तो पहला गलत हो गया। और इस रोग से मानव के मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। ये बात सही है दोस्तों। सो डी इज द राइट आंसर। पहला गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके बढ़ने से विल्सन रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? यानी कि अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? 19 का देखते हैं। कार्बोनिक अम्ल संबंधित है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तीनों है। ऑक्जेलिक अम्ल नहीं है। कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक है, ऑक्जेलिक नहीं है। केवल 4 इज द राइट आंसर। वर्षा जल में अम्ल की सर्वाधिक मात्रा को अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, उनसे ये सब क्या है, अम्ल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अत्यधिक अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा में, देखो मृदा अगर एसिडिक है तो पौधों की वृद्धि अच्छी हो ही नहीं सकती दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जैसे क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो बात सही है, जब क्षारक में होगी तो अम्लीय में नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो कहना कि इनमें से सही कूट चुनना है आपको। तो दोस्तों ये गलत हो गया, क्योंकि क्षारीय मृदा में पौधों की वृद्धि अच्छी हो सकती है, ना कि अम्लीय में। तो डी इज द राइट आंसर। रासायनिक उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यह मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, तब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों में उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। समझ रहे आप? अगर मृदा क्या है, अम्लीय है दोस्तों, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। जैसे यदि मृदा क्षारीय तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है, कंपोस्ट खाद वगैरह मिलाया जाता है, जिससे मृदा उपजाऊ बन सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एसर्शन और कारण क्या है? लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक, इस अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? क्या है? आर गलत है दोस्तों। आर क्यों गलत है अभी हम बताएंगे। ए सही हो गया, तो डी इज द राइट आंसर। क्योंकि लिटमस सामान्य रूप से एक प्राकृतिक सूचक है। यह लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेन से। इसे आशुद्ध जल में इसका रंग कैसा होता है? नील सोन जैसा होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। ये गलत लिखा था, अम्लीय विलयन में मिलाने पर ये लाल होता है और क्षारीय विलयन में मिलाने पर ये नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है दोस्तों। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील जो है उसमें जंग नहीं लगता है। इसे कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलकर बनाया जाता है। कह रहे कौन सा सही है दोस्तों? 22 का सी। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 22 का सी। स्टेनलेस स्टील लोहे की कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। इस कारण से इसमें जंग नहीं लगती है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहे में जंग लगाने से रोकने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाने या लेपन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जहाज़ों पर संकेत इत्यादि के लिए होम्स सिग्नल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है?
किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। फास्फोरस जो है, सफ़ेद फास्फोरस जो है अंधेरे में चमकने के कारण से फास्फोरस नाम दिया गया। ठीक है, तो क्या है, अगर जहाज़ों में संकेत इत्यादि के लिए होम सिग्नल बनाने का उपयोग है कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में फास्फोरस पाया जाता है, याद रखना। जंतु की अस्थियों दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट व हाइड्रोक्सी एपिटाइट के रूप में पाया जाता है। सफ़ेद जो फास्फोरस है वायु में स्वतः यानी कि किस में, एयर यानी वायु में ही खुद से जल उठता है। ठीक है, सेफ्टी माचिस जो है होती है ना, माचिस जलाते हैं उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिंक फास्फाइड जो होता है रोडेंट नाशी होता है, यानी चूहा मारने हैं उसमें जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है दोस्तों। वहीं स्मोक एक होता है, स्मोक स्क्रीन यानी कि धूम्रपट बनाने हेतु फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। किसका, फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए कौन सी गैस युग्म का प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों हीलियम और ऑक्सीजन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्रों में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चूहे के विष में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कौन सा है दोस्तों? ये आपका एल्युमिनियम फास नहीं है, गलत होगा, रोडेंटनाशी। अभी तो पढ़ा है रोडेंटसाइड। क्या होता है? रोडेंटिसाइड। 3 इज द राइट आंसर, रोडेंटिसाइड। सोडियम जो क्लोरेट है दोस्तों, ये अकार्बनिक सोडियम लवण है जिसमें क्लोरेट प्रत्यायन के रूप में होता है। ये ब्लीचिंग पेपर है। और एक शाकनाशी यानी कि सोडियम क्लोराइड शाकनाशी यानी कि जो गेहूँ वगैरह खेतों में जो घास को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड, जो एल्युमिनियम फास्फाइड ये भी एक कीटनाशक है। ठीक है, और ये क्या है, रोडेंटनाशी जो है, ये चूहों को मारने का काम करता है, चूहों का विष। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में या किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों? थायराइड और कैंसर में होता है, सांस की बीमारी में नहीं। तो 1 और 2 राइट आंसर। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि को कुछ बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का व्यापक रूप से थायराइड की इमेजिंग और थायराइड कैंसर, हाइपरथायराइडिज्म, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में आदि असामान्य स्थितियों के इलाज में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? यह प्लेटिनम चूर्ण। क्या है? प्लेटिनम चूर्ण। जिंक पाउडर का उपयोग टायर उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जिंक पाउडर का उपयोग माचिस, संचायक, बैटरी, रासायनिक धुआं बनाने में। निखिल उत्प्रेरक जो है इसका उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की। लोह चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किया जाता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम उच्च कार्बनिक पदार्थों की, जो एंजाइम है उच्च कार्बनिक पदार्थों की सरलतम पदार्थों में अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम कैटलाइज द डीकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक, इरिप्सिन एंजाइम है आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करते हैं। तो कह रहे हैं कौन सा सही है दोस्तों? बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एंजाइम है वो उच्च कार्बनिक पदार्थों की सरलतम पदार्थों में अपघटन करने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, बात सही है। वहीं एंजाइम जो होते हैं वो फर्मेंटेशन में संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो किण्वन की क्रिया संपादित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिकाओं में। ठीक है, एंजाइम को जीव रासायनिक उठोरक भी कहते हैं। ये प्रोटीन के समान संकीर्ण पदार्थ होते हैं, संपर्क उत्प्रेरित के रूप में कार्य करते हैं। उच्च कार्बनिक पदार्थों में सरलतम पदार्थों में अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। वहीं इरिप्सिन जो एंजाइम है वो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करता है दोस्तों। वहीं ट्रिप्सिन एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम आमाशय जो स्टमक है, पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करता है। किसमें? पेप्टाइड में दोस्तों। ठीक, तो बी क्या है? राइट आंसर। ए आर सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट,
इतना यार एक्सप्लेन करेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यह बोरोन, बोरोन के यौगिक का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया जाता है। कौन सा? बोरिक एसिड दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है दोस्तों। ये कहें कौन सा सही है? दोनों ही सही है। जो बोरोन है एक उपधातु है जिसका यौगिक होता है B2O3, जिसे बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। कांच उद्योग में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में। ठीक है, बोरोन का उपयोग इस तरीके से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन जिसे बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये विचार करना है आपको। क्या है? इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में बदले गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं और फिर ठंडा किए जाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत ठोस कपूर से कपूर वाष्प में परिणत होते हैं। दोनों ही सही है, एक और दो दोनों दोस्तों। ठीक, यह सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सही नहीं है, सारा सही है। यानी कि जो अपर रूपता की एलोट्रोपी की बात करें, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? कार्बन के ही अपर रूप हैं। कास्ट, चारकोल, बाउंड चारकोल, रक्त चारकोल, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है? कौन सा ऐसा अम्ल है जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है? दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक अम्ल, HNO3। यह एक अत्यधिक संक्षारक खनिज है, रंगहीन होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपघटन के कारण येलो रंग का होता है, पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग विस्फोट पदार्थ बनाने में, औषधियों के निर्माण में, उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने में, समझ रहे हैं आप, फोटोग्राफी में, अम्लराज जो HNO3 होता है HCl के साथ, प्रयोगशाला में किया जाता है। वहीं और की बात करें, फार्मिक अम्ल जो होता है ये जीवाणुनाशी के रूप में होता है, फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई, रंगाई, कपड़े के व्यंजक वगैरह, स्याही वगैरह। कार्बनिक अम्ल आप जानते ही हैं, प्राणियों, वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल है। लैक्टिक अम्ल जो फटे हुए दूध में होते हैं, ये कार्बनिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल जो नींबू में, संतरे में। टार्ट्रिक अम्ल इमली में और अंगूर वगैरह में पाया जाता है, जैसा कि ऊपर पढ़ा है आपने। एसरसन ओरिजिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटिन आदि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। ये सभी हैलोजन समूह 10 प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसको 10 प्रकाश को, ए सत्य हो गया, आर असत्य हो गया दोस्तों। ठीक है, हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द था, इसके अर्थ लवण उत्पादक हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटिन। ठीक है, तो ए सत्य और आर असत्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लैंप और उनके रंग सोर्स से इन्हें मैच करना है दोस्तों। ठीक है, क्या है, क्या है इनका बताओ। सोडियम लैंप, कितने सही उत्तर का चयन करना है? सही उत्तर का चयन करना है। सोडियम लैंप पीली रोशनी देती है, बात सही है, पीली रोशनी निकलती है। मरकरी लैंप, मरकरी इसमें श्वेत नीला रोशनी निकलती है। पर जो प्रतिदीप्ति जो फ्लूसेंट लैंप है, एक ऐसी मिक्सचर जैसी मिक्स रोशनी निकालती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है, नीली नहीं होती इसमें। तो डी, ये गलत हो गया। ए और बी यानी कि 1 और 2 सही। 34 का 34। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जिप्सम भी बोलते हैं इसको, बात सही है। और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं बोलते। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। कैल्शियम जो सल्फेट, अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। सफ़ेद चूर्ण होता है, जिससे इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2 समथिंग लाइक दैट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। पीला पाउडर होता है क्लोरीन की तेज गंध आती है इसमें, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है 36, बीमारी और उससे प्रभावित अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एड्स, एड्स से होता है आपका प्रतिरक्षा तंत्र। ये कह रहे हैं एक कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, एड्स से संपूर्ण शरीर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। एड्स से आपका प्रतिरक्षा, एंटी यानी कि आपकी WBC यानी आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है वो। पोलियो, पोलियो से क्या होता है? तंत्र का तंत्र, ये सही है दोस्तों बी। रेबीज, रेबीज से क्या होता है दोस्तों? रेबीज से आपका होता है तंत्रिका तंत्र, ये गलत है।
इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से क्या है, श्वसन तंत्र, तो बी और डी सही है, यानी कि 2 सही है। ठीक है, जैसे एथ से होता है, मैं बता दूं कुछ और, प्रतिरक्षा तंत्र। गलसुआ से होता है, गलसुआ पैरोटिड लार ग्रंथियां। रेबीज से होता है तंत्रिका तंत्र। हर्पीज वायरस से होता है वो, उससे होती है श्लेष्म झिल्ली, त्वचा, स्किन। पोलियो से तंत्रिका तंत्र। इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र। खसरा से होता है पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर होता है वो खसरे से होता है। चेचक से भी संपूर्ण, चेचक से संपूर्ण शरीर। मस्तिष्क जो रोग है उससे होता है तो शोध तंत्र का तंत्र होता है। रोहे, रोहे जो है एक रोग है, उससे होता है आंखें, नेत्र, रोहे नेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या है, प्रियोन के संदर्भ में, प्रियोन कौन सा कथन सही है? यह रोगजनक कण है, यह रोगजनक कण है, यानी कि दीज आर पैथोजेनिक पार्टिकल्स। दूसरा, इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, दे कंटेन ओनली प्रोटीन, दोनों सही है। प्रियोन के बारे में दोनों सही है। ये एक संक्रामक रोगजनक कण होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, इनमें केवल प्रोटीन होता है, यानी कि, और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक जो एसिड है उसका अभाव होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रियाएं, कौन सी प्रक्रियाएं विसरण के कारण संपन्न होती हैं? कौन सी प्रक्रियाएं विसरण के कारण संपन्न होती हैं? हवा विसरण मतलब डिफ्यूजन, इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा ये, डिफ्यूजन के कारण। नंबर 1, हवा का चलना, अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैलना, ये विसरण है, डिफ्यूजन। विसरण मतलब फैलना, हवा का चलना, अगरबत्ती की महक का पूरे कमरे में फैलना, शक्कर का पानी में घुलना, और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन होना। ठीक है, तो कौन सी क्रियाएं जो विसरण से होती हैं? भाई चारों आई हैं, 1 2 3 4, जो डिफ्यूजन से होती हैं। और कौन कौन सी क्रियाएं? शक्कर का पानी में, श्वसन की क्रिया में, यानी कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ देना। लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO का कुएं या तालाब में डालने पर जल में घुलकर फैलना भी एक डिफ्यूजन का ही उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अब विसरण का महत्व क्या है मैं बताता हूँ एक बार और, यानी कि जो डिफ्यूजन है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प अंतःकोशीय स्थानों में रंध्रों द्वारा वातावरण में विसर्जित डिफ्यूज हो जाती है। जो जड़ें, जो रूट्स हैं पेड़ पौधे के, उनमें जल का अवशोषण भी इसी क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसलिए आपको पहले से ही मैं आगाह कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियां उनके वर्णक। देखो, गाजर में होता है लाल रंग, और वो किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। प्याज का होता है पीला रंग, होता है एंथोसाइनिन की वजह से। और सेब का लाल रंग भी एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। हल्दी में पीला रंग, ये होता है किसकी वजह से? कुरकुमिन की वजह से। मिर्च में होता है लाल रंग, ये होता है कैप्सेथिन की वजह से। ठीक है, तो आंसर हो गया A, 1 2 3 4, राइट इज फे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ रहे हैं। डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षार में से किसे प्यूरिन कहा जाता है? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार में से किसे प्यूरिन कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहा जाता है। डीएनए एक द्विकंडलित संरचना है, इसके 3 मूलभूत घटक हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, पेंटोज फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एडेनिन, 2 ग्वानिन, 3 होता है थाइमिन, ये वाला, और चौथा होता है साइटोसिन, ये वाला। इनमें एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहते हैं, और थाइमिन और साइटोसिन को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पिरीमिडीन, पिरीमिडीन, पिरीमिडीन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा लफड़ा हो गया, इनको मिटा देता हूँ, समझ गए। तो ये कहते हैं इसको पिरीमिडीन, यानी कि प्यूरिन कहते हैं एडेनिन और ग्वानिन को, और थाइमिन और साइटोसिन को कहते हैं पिरीमिडीन। ठीक, ये आ सकता है। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक, फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस वॉक किस मिशन के तहत पूरी की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन जो सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट का प्रक्षेपण किसने किया?
ये दोस्तों किसने किया? ये किया आपके आंध्र प्रदेश के हरिकोटा भारत। इसको बोलता है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्टार्टअप है, उसने इसको लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया क्या? 3D मुद्रित सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन अग्निबाण। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में हैम्बर्ग में जारी विश्व के सबसे सुपर कंप्यूटर की टॉप 100 सूची में भारत की किस सुपर कंट्री को 110वां स्थान मिला? बताइए दोस्तों, ये आपका एरावत। नेक्स्ट, समझ रहे आप? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है? तो ये रिपोर्ट आई है, उसमें से पूछ रहे हैं शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं कितने कितने हो गए? पहले 83, अब हो गए 146। कितने हो गए? 146। जो बृहस्पति के 95 थे उनको छोड़ दिया इन्होंने पीछे, तो डी इज द राइट आंसर। हाल ही उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत पारित किया है कि किसी विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी पाया गया कोई आदमी, उसको कितने साल की सजा है? भाई दोस्तों बहुत सिंपल है, आजीवन कारावास। डी इज द राइट आंसर। समझ रहे आप? नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेस वे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना प्रक्रिया शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेस वे इसमें शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? यमुना एक्सप्रेस वे इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में सैनिक स्कूल को उद्घाटन किया? किस स्कूल में किया? गोरखपुर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग, ये थोड़ा न्यूज अपडेट कर सकते हो, अब बदल गए शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? बताइए दोस्तों, किस राज्य से नहीं गुजरेगा? ये उड़ीसा से नहीं जाएगा। ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस है ये 519 किलोमीटर है लंबा। इसका निर्माण करीब 32,000 करोड़ रुपए से होगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में करीब जाएगा 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में जाएगा करीब 18.79 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर से होकर जाएगा। उड़ीसा उसमें पार्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया नीति 2024 को कब मंजूरी प्रदान की गई? अगस्त 2024 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही है? इसमें 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर विच रेफरेंस टू meiosis which one of the following statement is not correct, तो 2 daughter cells are formed in it। 51 का ए, अर्धसूत्री विभाजन की बात हो रही है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? दैट इज कॉल्ड WBC व्हाइट ब्लड सेल इज नॉट करेक्ट। बताइए, ये इनका निर्माण स्टेम सेल से होता है, सही है। ये गोलाकार होते हैं क्या? नहीं, ये गोलाकार नहीं होते, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो भी गलत है। इसका जीवन काल 10 से 13 दिन ऐसे ही रक्त का थक्का बनाने में सहायक करती हैं, ये भी सही है। तो WBC हैं दोस्तों, इन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। हीमोग्लोबिन इसमें अनुपस्थित रहता है, कोई निश्चित आकार नहीं है, केंद्रक पाया जाता है, 10 से 13 दिन है, अस्थि मज्जा में उपस्थित स्टेम सेल से होता है। इसका कार्य है एंटीबॉडीज। श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज का कार्य करती हैं, मनुष्य की रोगजनक संक्रमण से रक्षा करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। WBC याद रखना। ए और आर एसेशन वाले क्वेश्चन, पौधों की छाल हवा और पानी के लिए अभेद होती है। पौधों की छाल हवा और पानी के लिए अभेद होती है। इसमें इसमें सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है। सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है, बात सही है। ए आर दोनों से या आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए आर दोनों से या आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि पादप सतह पर उपस्थित एपिडर्मिस कोशिकाएं मरती जाती हैं और ये सब होता रहता है। छाल जो है मृत कोशिकाओं से निर्मित संरचना होती है। छाल के निर्माण करने वाली इन मृत जो डेड कोशिकाएं, डेड सेल्स हैं, उनकी भित्ति पर एक सुबेरिन क्या होती है? सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है जो छाल को हवा
और पानी के लिए अवैध बनाता है, सुबेरिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछ रहे हैं भाई। पौधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधों में फूल जल्दी निकलते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये सही है। यानी कि नाइट्रोजन को जो है पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ये तत्व पौधों में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, उनके निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुकी जाती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये बी गलत हो गया, ए सही है। बट इसकी अधिकता होने से पौधों में फूल विलंब से उगते हैं। अधिकता होगी ना तो विलंब, देर से आते हैं, जल्दी नहीं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची एक और सूची को मिलाना है। ठीक है, क्या है? विटामिन और कमी से होने वाले रोग। थाइमीन जिसे बोलते हैं विटामिन B1, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। राइबोफ्लेविन से बोलते हैं विटामिन B2, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोसिस। नायसिन विटामिन B3, प्लागरा। और टोकोफेरोल विटामिन E, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। तो ए इज द राइट आंसर। टोकोफेरोल जो होती है विटामिन E होती है दोस्तों, विटामिन E। ठीक, खनिज और उसके कार्य कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? यह सल्फर कैरोटीन का संश्लेषण करता है। कैल्शियम रुधिर संकेंद्रण। कोबाल्ट नहीं, ये नहीं करता। कोबाल्ट का कार्य नहीं है। WC का निर्माण गलत हो गया। तो तांबा मेलानिन का निर्माण करता है, ये सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कि जो कैल्शियम का कार्य है दांत और हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन, इवन पेशीय कार्यों तथा तंत्र का संकेत के लिए आवश्यक है। गंधक का भी वही कार्य है दोस्तों, सल्फर का, कैरोटीन वगैरह का, हार्मोन्स और विटामिन वगैरह का। ठीक है, तांबे का मेलानिन का निर्माण करता है। एंजाइम का सह घटक है। लोह उपापचय है। कोबाल्ट विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक, RBC के निर्माण में भूमिका निभाता है ये, ना कि WBC के निर्माण में। नेक्स्ट 57, लार में उपस्थित एंजाइम के संदर्भ में विचार। एंजाइम और उसकी कार्य 57 में क्या है? म्यूसिन भोजन को चिकना बनाना, सही है। टाइलिन का काम है? यह भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में बदलता है। लाइसोजाइम, यह भोजन में उपस्थित जो जीवाणु हैं उनको मारता है। उसकी कोशिका व्यक्ति को पॉलीसेक्राइड को पचाकर जीवाणु को मारता है। लाइसोजाइम का काम है जीवाणु को मारना। ये दोनों सही नहीं है, ये सही है। म्यूसिन का काम है भोजन को चिकना बनाना, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम आमाशय से नहीं निकलता? आमाशय मतलब स्टमक, पेट से नहीं निकलता है। ठीक है, ये पूछना कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो पेट से नहीं निकलता। सॉरी, लैक्टोज निकलता है क्या? नहीं दोस्तों, लैक्टोज ही ऐसा है जो पेट से नहीं निकलता। जो कहाँ से निकलता है? क्षुद्रांत से निकलता है। पेट से पेप्सिन है, एंजाइम रेनिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। ये क्या है? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है, ये सब किससे निकलते हैं? पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। ये क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे प्रभावित व्यक्ति के रक्त में, जो जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इससे जो प्रभावित व्यक्ति है उसके रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या ऐसा है? इससे प्रभावित व्यक्ति की जनन क्षमता कम होने लगती है। कौन सा कथन सही है? देखो, हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों इंसुलिन के ज़्यादा स्राव से, यानी कि ज़्यादा सीक्रेशन से, इंसुलिन का ज़्यादा सीक्रेशन होता है। अतिश्रावण के कारण रुधिर में जो है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। ब्लड में ग्लूकोज जो है क्या है? कम होने लगता है। मात्रा बढ़ती नहीं, कम होने लगती है, जिससे क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में तंत्र का तंत्र, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, और रेटिना कोशिकाओं का ऊर्जा कम मात्रा में मिलती है, और इससे जनन क्षमता कम होने लगती है। दृष्टि ज्ञान भी कम होता है। व्यक्ति को थकावट, ऐंठन मालूम पड़ती है। उपवास और शारीरिक श्रम के साथ साथ कभी कभी बेहोशी आ जाती है। इसे ही इंसुलिन आघात कहते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। ये गलत है, मात्रा बढ़ती नहीं, घटती है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? यह उपचयन अपचयन प्रक्रिया है। इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सही है। प्रकाश की तीव्रता निम्न होने पर यह घटती है। इट डिक्रीज व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। यह क्रिया लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक होती है। द रिएक्शन इज मोस्ट इंटेंस इन रेड एंड ब्लू लाइट।
37 डिग्री सी कम तापमान इसके लिए अनुकूल होता है। टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री सी आर फेवरेबल फॉर इट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बी इज नॉट करेक्ट। प्रकाश की तीव्रता निम्न होने पर यह घटती है, गलत है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन है, उपचयन अपचयन क्रिया है, सही है। जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक होती है, जबकि पराबैंगनी, हरी, पीली एवं अवरक्त प्रकाश में बिल्कुल नहीं होती। किसमें? पराबैंगनी, हरी, पीले और अवरक्त प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश की निम्न तीव्रता पर तो बढ़ती है, प्रकाश की निम्न तीव्रता पर बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। परंतु जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है घटती आती है। प्रकाश संश्लेषण में अनेक एंजाइमों की प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, दैट इज कॉल्ड इसरो, इज एस्टेब्लिश लाइक दैट। तारापुर में पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन का संचालन तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ। बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है भाई साहब, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ, ये गलत हो गया। सो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसरो तो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ। समझ रहे हैं आप? इसरो 1969 में हुआ, बट वो नहीं हुआ था। भारत का पहला परमाणु जो तारापुर महाराष्ट्र में है, उसका संचालन चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में। नेक्स्ट, क्वांटम संचार का सबसे सुरक्षित तरीका हो सकता है। क्वांटम कम्युनिकेशन इज द मोस्ट सिक्योर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। क्वांटम संचार के लिए प्रोटॉन कणों का प्रयोग किया जाता है? नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। क्वांटम संचार के लिए फोटोन, जो कि क्वांटम कण है, उनका प्रयोग किया जाता है। किसका? फोटोन का, प्रोटोन का नहीं, फोटोन, PHOTN। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची B से मिलाना है। क्या है? काकरपारा। वेयर इज काकरपारा? काकरपारा कहाँ दोस्तों? काकरपारा है आपका गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में कोटा राजस्थान। सो नॉर आंसर इज 3, 1, 4, 2। ठीक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सोवियत इंटर कॉस्मोस के साथ वर्ष 1984 में जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन से दोस्तों? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या है? गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल बेस 1 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? दिस इज कॉल्ड वर्ष 2028 में। 18 सितंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में ऐसा बोला गया, फर्स्ट यूनिट का निर्माण किया गया कि गगन के बेस 1 का उड़ान 2028 में हम कर देंगे। चंद्रयान 4 मिशन के संदर्भ में विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने वाली प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। बात सही है। इस मिशन के तहत वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। किसका? मानवयुक्त लैंडिंग। दोस्तों ये 2040 तक प्रस्तावित है। ठीक, सो बी को एक राइट, ये गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर। 67 क्या कह रहा है? पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, इसे बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? जून 2024 में इस यान का सफल परीक्षण इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया। ध्यान रखना, किसने? इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। बिल्कुल सही। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आने में सक्षम है, इसलिए इसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बोला जा रहा है, RLV। इसका उपयोग अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट्स की मरम्मत करने के लिए भी किया जा सकता है। कह रहे हैं विच इज़ राइट। तीनों ही सही हैं दोस्तों, तीनों ही सही हैं। इसरो ने इसका नाम रखा है पुष्पक, पुष्पक नाम रखा है, ठीक है, जो इसका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, जैव टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता अत्यधिक होती है। बीटी कपास, बीटी मक्का जैसी फसलें जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न फसलों का उदाहरण है। ये सही है, ये गलत है। वो गलत क्यों? देखते हैं। बी इज द राइट आंसर। जो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें
पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समझ रहे हैं आप, वो पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित एवं अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधि का उत्पादन संभव नहीं है। कह रहे हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन मात्र संभव ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो ए सही। बट वर्तमान समय में देखा जाए 30 पुनर्योगिज चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हैं। समझ रहे हैं, ठीक है। तो बट इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित एवं अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन संभव नहीं है। नहीं भाई, संभव है। सो बी गलत हो गया, ए सत्य आर असत्य हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 70 17 करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। उससे पहले एक निवेदन यही है कि बार बार लाइक शेयर सब्सक्राइब का कहना पड़ता है, आप थोड़ा सा प्यार जरूर दिखा सकते हैं, इससे रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन चिकित्सा के संदर्भ में जीन थेरेपी क्या है। इस चिकित्सा द्वारा बच्चे या भ्रूण में उपस्थित जीन दोषों का सुधार किया जाता है, यानी कि थ्रू दिस थेरेपी द जीन डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द चाइल्ड और द फीटस आर करेक्टेड, उसको करेक्ट किया जा सकता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम जून 2024 में एक 4 वर्षीय लड़की एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। दोस्तों ये सही नहीं है। जीन थेरेपी का उपयोग सबसे पहले 1990 में, ना कि 2024 में, एक 4 वर्षीय लड़की जिसका नाम था एडिनोसिन डीएमिनेज बीमारी थी, उसको दूर करने के लिए 1990 में किया गया था। समझ रहे हैं आप। सो सेकंड गलत, ए इज द राइट आंसर। 70 का ए हो गया। ठीक है, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अत्यावश्यक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जीन थेरेपी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी हो सकती है चिकित्सा के मेडिसिन साइंस में, मेडिसिन के यूज में एक रिवॉल्यूशन, क्रांति क्रिएट कर सकती है दोस्तों। बाकी के क्वेश्चन 71 से आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल हैं क्वेश्चंस, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लाएँ, बनाएं, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं, आरओ पीसीएस वगैरह वगैरह, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ऑल, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड देखते रहिए, बने रहिए हमारे पास। गुड नाइट, शब्बा खैर।